तो 2024 में सत्ता का स्टीयरिंग किसके हाथों में होगा, अब यह तय हो गया है। कल चुनावी नतीजों के बाद अब सारे अगर मगर किंतु परंतु बट इफ इन सब से पर्दा हट चुका है और यह लगभग क्लियर हो गया है कि नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में एनडीए ही अपनी सरकार बनाने जा रहा है। यानी अब देश में मोदी 3.0 की सत्ता शुरू होने वाली है। आज दिल्ली में एनडीए से इंडिया तक मीटिंग वाले कई राउंड देखने को मिले हैं। आसमान से जमीन तक सत्ता वाली चर्चा हुई है। इस पर हमने आपके लिए सत्ता विशेषांक तैयार किया है और इसकी शुरुआत एनडीए की उस बैठक से करते हैं जो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर खत्म हुई है, जिसमें एनडीए के साथ सभी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। प्रस्ताव भी पास हो गया है जिसमें 21 नेताओं के हस्ताक्षर हैं। तस्वीरें देखिए, ऑल इज वेल। बाकायदा फोटो सेशन भी हुआ जो कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं के साथ एनडीए के सभी दल के नेता मौजूद हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप बगल में कौन खड़ा है। यहां पर ऑन द राइट बीजेपी के बड़े नेता, ऑन द लेफ्ट एनडीए के बड़े नेता। ये देखिए, ये सीक्वेंसिंग देखिए आप, ऑन द राइट बीजेपी के बड़े नेता एंड ऑन द लेफ्ट एनडीए के बड़े नेता। स्टार्टिंग विद चंद्रबाबू नायडू, फिर उसके बाद नीतीश बाबू और फिर देखिए एकनाथ शिंदे और फिर प्रफुल्ल पटेल। यह तस्वीर बहुत मायने रखती है और वहां पर मांझी जी। लेकिन जिन दो चेहरों को किंग मेकर बताया जा रहा है वो भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े आए हैं, नजर आ रहे हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन अभी 2024 की सत्ता के साथ बड़े अपडेट क्या है, सबसे पहले आपको यह बता देते हैं। अब से कुछ देर बाद एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला है। यह देखिए, थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए जाने वाले हैं। यह जानकारी आ रही है। सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि उनके साथ जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी होंगे। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जल्द नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यह कभी भी हो सकता है, हफ्ते भर के अंदर। इसे लेकर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। करीब 1 घंटे तक पीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई। हालांकि इस वक्त एक बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर भी हो रही है, जिसमें इंडिया के सभी दल मौजूद हैं। इस बैठक में तय किया जाएगा कि इंडिया गठबंधन विपक्ष में रहेगा या फिर सत्ता के लिए जोड़ तोड़ तिकड़म शुरू करेगा। ये देखिए किन किन लोगों ने साइन किया है, हस्ताक्षर। ये देखिए 21 सिग्नेचर्स इसमें हैं, यहां पर देखिए। और इसको आगे बढ़ाइए राहुल साहब। ये देखिए, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, 21 हस्ताक्षर इसमें यहां पर सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये वो हैं जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है और सबके यहां पर हस्ताक्षर सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2 बार साइन किया है इसमें, जो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहां पर थोड़ा सा आगे है। ये देखिए, नीतीश कुमार ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइन किया है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। शुरुआत जेपी नड्डा, फिर आगे देखिए अब आप। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये यहां पर होल्ड करिएगा। आगे राहुल इससे पहले का है। ये देखिए किस तरीके से नीतीश बाबू ने 2 बार साइन किया है। मतलब कोई डाउट ना करे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ निभाएंगे। आज दिल्ली में जो मीटिंग का राउंड हुआ है, अब उसकी बात कर लेते हैं। इसकी कुछ तस्वीरें आई हैं और दिलचस्प बात यह है कि सत्ता के चकल्लस वाली तस्वीरें सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि 30,000 फीट की ऊंचाई से भी आई है। इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले समझिए कि आज सुबह से शाम तक सत्ता की रेस में नेताओं ने जो बयान दिए, उनके सियासी माइलेज कितना है और इसमें कौन कौन से संकेत छिपे हैं। इस वक्त हर किसी के मन में और जुबान पर जिस नेता को लेकर सबसे ज्यादा सवाल है वो है नीतीश कुमार, जिन्होंने अभी 2 बार साइन किया है हिंदी और इंग्लिश में, जिन्हें इस बार किंग मेकर कहा जा रहा है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेता भी नीतीश पर सियासी डोरे डाल रहे हैं। हालांकि आज जब नीतीश दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने यह साफ कर दिया कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि किसकी, तो मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गए। जब यही सवाल तेजस्वी से किया गया तो उन्होंने कहा, देखते रहिए अभी क्या क्या होता है। नीतीश के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, हार्ड बार्गेनर जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि किंग मेकर वाला एक टैग उनके पास भी है। वैसे आज उन्होंने कहा वो अनुभवी हैं, कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं और एनडीए में ही हैं।
आज चंद्रबाबू नायडू से संपर्क के सवाल पर शरद पवार ने कहा, अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन सारे फैसले आज गठबंधन की मीटिंग में कर लिए जाएंगे। नीतीश सबसे अहम है, यह एहसास एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयानों से भी हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले गठबंधन का हिस्सा बने आरजेडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि नीतीश अनुभवी नेता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अखिलेश यादव का बयान आया कि जनता की शक्ति से बड़ा न किसी का बल न किसी का छल। इस बीच आज की 2 सबसे ट्रेंडिंग तस्वीर भी आपको दिखा रहे हो, और ये तस्वीर बिहार के चाचा और भतीजे की है। ये देखिए, उफ, ध्यान से देखिएगा। यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर, जो आज एक ही फ्लाइट से बैठकर बिहार से दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पहले तो आगे पीछे बैठे हुए थे, आगे नीतीश बाबू थे, वैसे ड्राइविंग सीट पर नहीं थे, उससे थोड़ा सा पीछे थे। लेकिन इसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दोनों साथ साथ बैठे हुए दिखाई दिए। इस तस्वीर के बाद देखिएगा, इसीलिए चर्चा बहुत ज्यादा का विषय बनी हुई है। हम आपको वो दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाने वाले हैं, ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर देखिए जिसमें, यहां पर ये देखिए पहली तस्वीर जिसमें नीतीश और तेजस्वी एक ही फ्लाइट में हैं। ये देखिए आगे और पीछे, वाह, यहां पर चेहरे पे मुस्कुराहट है, वहां पर कुछ सुगबुगाहट है। हालांकि इस दौरान जब दोनों वीडियो बनाने वाले दोनों से वीडियो बनाने वाले बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये फ्रंट से ली गई तस्वीर थी जिसमें दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब पीछे से तस्वीर ली गई तो दोनों साथ साथ बैठे दिखाई दिए। ये देखिए, इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सत्ता के सेंसेक्स में जो सवाल ट्रेंड कर रहा है, दोनों साथ साथ बैठे हैं, मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन सत्ता वाला समीकरण सिर्फ कयासों तक ही सीमित रहा। दूसरी तरफ एनडीए ने मीटिंग के बाद सदस्यों की सबका साथ सबकी सत्ता वाली फोटो जो है वो अपलोड कर दी है। आप तो बनेगी ही, आप बनेगी। हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। बार लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता है आगे आगे देखते रहिए। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. In course of time, anything will report. नायडू भी आए हैं, नीतीश कुमार भी आएंगे, अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने रास्ते से जाएंगे, फिर सब रास्ते एक साथ आ जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब हमको ही इंडिया ब्लॉक को ही उम्मीद है। बीजेपी को तो लोगों ने नकारा है, बहुमत कहाँ है, 240 232 पर अटक गए हैं। तो यहाँ वहाँ से लेकर बनाना चाहते हैं, कोशिश करने दो। सदियों एकदम इस पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज भी कहते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं, और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। नहीं हाँ देखो, यहाँ राजनीति में समय समय हर मोड़ में हम लोग मिलते रहते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज सिर्फ एनडीए का ही सत्ता मंथन नहीं हुआ है, बल्कि इस वक्त दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की भी एक बैठक चल रही है, और यह मीटिंग कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हो रही है। इसमें सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं। इसके अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव, एनसीपी पवार से खुद शरद पवार, सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव से संजय राउत और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा इसमें शामिल होने पहुंचे। वैसे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी जगह अभिषेक बनर्जी मीटिंग में उपस्थित हैं। सीधे चलते हैं, इस वक्त हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ हैं। देखिए,
ये बहुत टफ टाइम्स हैं एज अ जर्नलिस्ट भी। इतनी गर्मी है दिल्ली में, इतना सब कुछ हो रहा है, और आप देखिए हमारे ये तीनों रिपोर्टर्स, तीनों सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद है। कुमार विक्रांत मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर विजय चौक से आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ आनंद प्रकाश, और ये देखिए अमोद जी इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मैं सीधे चलूंगा सबके पास, लेकिन कुमार विक्रांत ये बताइए क्या कुछ हो रहा है इंडिया की बैठक में? कुछ अंदर से खबर आई या इंतजार अभी लंबा है? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि उद्धव ठाकरे ने जो अपने 2 प्रतिनिधि भेजे हैं, संजय राउत और अरविंद सावंत, और वहीं ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को भेजा है। इन दोनों की ओर से इनके आला कमान का ये संकेत है, संदेश है कि हमको सरकार बनाने की कोशिश करते हुए दिखना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि चूँकि अंगणित हमारे साथ नहीं है, हमने एक जो पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती आई है कि हमने नैतिक जीत हमारे गठबंधन ने हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी जो 370 पार 400 पार का नारा दे रहे थे, बीजेपी 272 के आंकड़े पर नहीं पहुंच पाई, ये उनकी नैतिक हार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो हमको सत्ता लोभी होते हुए नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसे में बहुत उत्सुक नहीं है कांग्रेस पार्टी सरकार गठन की ओर। लेकिन एक बात जरूर है जो संजय राउत ने बयान दिया कि जब लोकतंत्र होता है तो जोड़ तोड़ होती रहती है, संभावनाएं बनी रहती हैं, यानी भविष्य की संभावनाओं को टटोलने की बात है। तो अब ऐसा लगता है कि शायद गठबंधन की दिशा में सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, दूर की कौड़ी लगता है। हालांकि सूत्र ये बताना है कि अंदर खाने बातचीतें हो रही हैं, लेकिन वो कितनी सफल होंगी, सफल हो पा रही हैं या नहीं, शायद नहीं हो पा रही हैं। तभी कांग्रेस पार्टी की ओर से कह दिया गया कि हम बहुत उत्सुक नहीं हैं। ऐसे में अब कन्वीनर कौन हो, इसको बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कुमार विक्रांत, ये बता रहे हैं, ध्यान से देखिए तस्वीरें, कुमार विक्रांत को फ्रेम में जरूर रखिएगा। उन्होंने कहा है कि बकायदा शिवसेना उद्धव गुट और टीएमसी ने कहा है कि सरकार बनाने की कोशिश करिए, ट्राई तो करिए एक बार। ये बहुत बड़ी खबर कुमार विक्रांत बता रहे हैं जो इस बैठक में हो रहा है। इस बैठक में जो इंडिया गठबंधन की बैठक है, मैं चाहूंगा इसको अगर आप संभव हो तो ब्रेकिंग के तौर पर भी ले लें। बहुत बड़ी खबर है कि शिवसेना उद्धव गुट यानी संजय राउत और टीएमसी की तरफ से कहा गया कि प्लीज सरकार बनाने की कोशिश तो करिए। यह बड़ी बात है जो कुमार विक्रांत बता रहे हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर है राहुल, जरा वो तस्वीर पलट के दिखाइएगा जो तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने बैठे हुए दिखाया था, प्रधानमंत्री की जो बैठक चल रही थी। सीधे चलेंगे, अमोद जी मेरे साथ हैं, आनंद मेरे साथ हैं, विजय चौक पर आनंद है और अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, राहुल जो बैठने वाली तस्वीर थी ये तो फोटो सेशन की तस्वीर है। अमोद जी देखिए, बहुत कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीच में, हरे रंग की उनकी जैकेट है, एक एक चीज सिग्निफाई कर रही है। ठीक बगल में ऑन द लेफ्ट साइड, एकदम बगल में बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके ठीक बगल में बैठे हैं नीतीश कुमार, और राइट साइड में जेपी नड्डा और फिर गृह मंत्री अमित शाह। और कल आप ही ने हमें बताया था एनडीए जो लिखा हुआ था उस बोर्ड पर, फिर तेलुगु, फिर अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था। यानी साफ है, एक एक चीज एकदम क्लियर कट है कि एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान। क्या यह बात समझी जाए? बिल्कुल ईशान, देखिए मैं इस वक्त प्रधानमंत्री निवास पे खड़ा हूं और जैसा कि आपने बताया, बीजेपी जहां रहता था आज की तारीख में एनडीए हो गया है। प्रधानमंत्री बहुत सोच समझकर कोई भी काम करते हैं। एक अपना हाथ अगर वो बीजेपी के प्रमुख नेताओं को मान रहे हैं तो आज की तारीख में दूसरा हाथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेता एनडीए घटक दल हैं। ये बात साफ साफ उस तस्वीर से झलकती है। और जो अंदर बात हुई है, मैं आपको बताऊं सबसे पहले निशांत की क्या बात हुई है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पे सबने भरोसा जताया और ये कहा, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से आपने देश को विकास की गति दी है और जिस तरह से विकसित भारत का एक पैटर्न आपने शुरू किया है, वो अपने आप में सराहनीय है। दूसरे एनडीए घटक अमोद जी मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। 2024 का सबसे बड़ा चुनावी राजनीतिक मुकाबला खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। दर्शक रूपी जनता स्टेडियम से घर लौट चुकी है, सत्ता के खिलाड़ी मैदान से बाहर निकल चुके हैं। जो जीते हैं उन्हें बधाई और जीत का प्रमाण पत्र सौंपा जा चुका है। हर 5 वर्ष में होने वाले इस मैच के स्कोर बोर्ड पर एनडीए को 292, इंडिया को 234 और अन्य को 17 नंबर मिले हैं। ऐसा लगता है जनता ने कहा सब खुश रहो। इस स्कोर के बाद इंडिया गठबंधन के नेता यह दावा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में जीत उनकी हुई है।
लेकिन लोकतंत्र नंबर्स के आधार पर चलता है, ना कि दावों पर। और हकीकत यह है कि लोकतंत्र के नंबर गेम में बीजेपी ने अकेले तो नहीं लेकिन सहयोगियों के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और शपथ की तारीख जो है वो नजदीक है। इस जीत और शपथ के साथ नरेंद्र मोदी कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले। इसमें से कुछ मामलों में वो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष हो जाएंगे, तो कुछ मामलों में वो देश के इकलौते नेता होंगे। आज सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए नरेंद्र मोदी के कीर्तिमानों पर एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, जिससे आप समझ पाएंगे कि तीसरी बार पीएम बनने के साथ नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में कहां खड़े हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के इकलौते व्यक्ति बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार पीएम बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू 1952, 57 और 62 लोकसभा चुनाव के बाद पीएम बने थे। नरेंद्र मोदी 2014, 19 और 2024 में पीएम बनने की ओर बढ़े। नरेंद्र मोदी गांधी परिवार और कांग्रेस से बाहर के पहले व्यक्ति बने जो लगातार तीसरी बार पीएम बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी गांधी परिवार और कांग्रेस से बाहर के पहले पीएम थे जो 1996, 98 और 99 में पीएम बने, लेकिन वो लगातार पीएम नहीं बन पाए। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर नहीं हुई, उसी तरह से गुजरात से लेकर केंद्रीय चुनाव तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हुई। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले नेता हैं जो 4 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और अब तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ लेने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन रिकॉर्ड्स के बावजूद विपक्ष जश्न मना रहा है और दावा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की हार है, व्यक्तिगत हार है, उनका यह कहना है। कल चुनाव के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जीत का दावा करते हुए यह दोहराया कि 1962 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तीसरे टर्म के लिए रिपीट हो रही है। जबकि राहुल गांधी ने कहा कि यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। एक बार दोनों बयान सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि किस यूपी, कैसे यूपी में यूपी के कमाल के बाद नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर रहे हैं। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको आप नोट कर लीजिए और इस रील को खूब शेयर करिएगा, क्योंकि राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष के लिहाज से यूपी ने सचमुच कमाल कर दिया। यूपी में विपक्ष को ज्यादा सीटें मिली हैं और इसीलिए बीजेपी का नंबर गिर गया और 62 से 33 पर आ गया। अब जो बात हम आपको बता रहे हैं वो आपको शेयर करनी है। ये देखिए जरा, इसी यूपी ने 2019 में बीजेपी को 62 सीटें दी थी। ये देखिए, अब आप जरा इधर आइए। 62, 2014 में 71, केंद्र में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, 282 थी 2014 में बीजेपी को, और अब 33, यहां पर 240, बहुमत से दूर। यह यूपी की ताकत है।
तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपी ने विपक्ष के लिए कमाल कर दिया है। सवाल यह है कि बावजूद इसके बीजेपी 1962 के बाद पहली बार, तीसरी बार लगातार कैसे सरकार बना रही है। ऐसा इसलिए हो पाया है कि जिस बीजेपी को 2014 से पहले हिंदी पट्टी या काउ बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, उसे पूरे देश से सीटें मिली हैं। करीब करीब हर राज्य से उसे सीटें मिली हैं। हिंदी पट्टी के मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो उड़िया भाषा उड़ीसा में बीजेपी को 21 में से 20 सीटें मिली हैं। मलयालम बोले जाने वाले केरल में बीजेपी को 1 सीट, तो तेलुगु भाषी तेलंगाना में 8 सीटें मिली हैं। अगर देश को 5 हिस्सों में बांट कर देखें तो उत्तर भारत में 2019 में बीजेपी को 183 सीटें मिली थी। ये देखिए 2024 में 130 सीटें मिली थी और 53 सीटों का घाटा हुआ। ये देखिए, अब इसको अंदाजा लगाइए। उत्तर भारत में 2019 में बीजेपी को 183 सीटें मिली, 2024 में 130 सीटें मिली हैं, 53 सीटों का घाटा हुआ है। ये आप नोट करिए, 53 सीटों का घाटा उत्तर भारत में। लेकिन फायदा कहां हुआ है? मैं पहले फायदे पर आता हूं। उत्तर भारत का जो नुकसान है वो कहां फायदे में तब्दील हुआ? ये देखिए, पूर्वी भारत 26 सीटें 2019 में मिली थी, 32 2024 में, और 6 सीटों का फायदा हुआ है। पश्चिम भारत में 51 सीट मिली थी 2019 में, 2024 में 36, नुकसान यहां पर भी 15 सीट का है। लेकिन फायदा हुआ है दक्षिण भारत में 29 सीटें थी, इस बार 30, 1 सीट का फायदा हुआ है, और नुकसान 2 सीटों का हुआ है पूर्वोत्तर भारत में भी। यह आपके सामने। वैसे पीएम पद की शपथ से पहले इस बात की अटकलें है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए से इंडिया गठबंधन की तरह चले जाएं तो क्या मोदी पीएम बन पाएंगे? वैसे तो दोनों कह रहे हैं कि नहीं, वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन राजनीति में अपनी ही कई बातों से पलटने की परंपरा रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस पर हम एक थोड़ा सा अंक गणित करते हैं। एनडीए के पास 292 सीटें हैं। ध्यान से देखिए, अब आप पीछे एक एक फैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा तेजी से राहुल इसको दिखाते जाएंगे। यहां पर देखते जाइए। इंडिया गठबंधन को 214 सीटें मिली हैं, टीडीपी को 16 सीट है, जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। अगर इसमें सिर्फ टीडीपी अपनी 16 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती है तो एनडीए के पास 276 हो जाएंगी। इस स्थिति में एनडीए का बहुमत सरकार रहेगी। अगर इसमें से सिर्फ जेडीयू 12 सीटें लेकर चली जाए तो एनडीए का आंकड़ा 280 हो जाएगा। ऐसे में भी एनडीए की सरकार रहेगी। अगर ये दोनों किंग मेकर चले जाएं तो एनडीए का आंकड़ा 264 हो जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े से कम है। ऐसे में इंडिया का आंकड़ा 262 हो जाएगा, तब भी इंडिया की सरकार नहीं बन पाएगी। तो दोनों तरफ से जोड़ तोड़ होगी। अगर एलजेपी भी 5 सांसदों के साथ एनडीए से हट जाए तो एनडीए को 259 पर आ जाएगा, और इंडिया का आंकड़ा ये देखिए जरा, इंडिया का जो आंकड़ा है 267 हो जाएगा। फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को तोड़कर भी इंडिया के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए संकेत मिल रहे हैं और सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए इच्छुक या उत्सुक नहीं है। इस सब के बीच नीतीश कुमार सियासी मिन्नतों की मीनार पर खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को सबसे ज्यादा उम्मीद नीतीश कुमार के पलटने की है। यह उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार का पलटने का इतिहास काफी मजबूत रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 1974 में जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार लंबे समय तक लालू यादव के साथ रहे, लेकिन 1994 में उन्होंने लालू यादव से अलग होकर समता पार्टी बनाई। 96 में एनडीए का हिस्सा बने। 2013 में बीजेपी में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा तो एनडीए से अलग हो गए। 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े और जीते। 2017 में अचानक एनडीए के साथ आ गए। 2022 में एनडीए से नाराज हुए और फिर आरजेडी के साथ चले गए। 2024 में आरजेडी के साथ मजा नहीं आया तो फिर से एनडीए में आ गए। असली मौसम वैज्ञानिक तो ये है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। यानी नीतीश कुमार के पलटने का राजनीतिक इतिहास काफी लंबा है और पुराना है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं के मन में यह डायलॉग लड्डू की तरह फूट रहा है कि नीतीश जी एक बार फिर पलट जाइए, पलट। बड़े मीम्स भी बन रहे हैं इसमें। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर है, इंडिया की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे जनमत पीएम मोदी के खिलाफ। जिन्हें संविधान पर भरोसा वे साथ आए। जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर साफ संदेश दे दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा।
सत्ता में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और बहुत टीस दे रहा होगा। ये सवाल है कि आखिर इस नुकसान की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी में 62 लोकसभा सीटों वाली बीजेपी 5 साल बाद सिमट कर 33 पर आ गई। यूपी में ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में बीजेपी का वोट शेयर 50% से घटकर 41.3% पर रह गया। ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी की 32 और सीएम योगी की 169 जनसभाओं के बावजूद देश के सबसे बड़े राज्य में 29 सीटों का नुकसान हुआ। ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बीजेपी अयोध्या और उसके आसपास की सीटें हार गई। 100 किलोमीटर का दायरा देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं जीती है राम मंदिर के आसपास। इसके पीछे समीकरण है, वोट गणित है, जाति वाले फैक्टर्स हैं। ऐसे मुद्दे हैं जो किसी के लिए लाभकारी तो किसी के लिए नुकसानदेह साबित हुए। राम मंदिर इस बार मुद्दा नहीं रहा, हिंदुत्व इस बार मुद्दा नहीं रहा, इसी तरह राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चला। इससे ठीक उलट अखिलेश यादव की जातियों वाली गोलबंदी कारगर साबित हुई। पीडीए सूझबूझ के साथ टिकट वितरण भी विजय का मुख्य कारण बना। इसके अलावा यूपी में पेपर लीक चुनाव में मुद्दा बना। शिक्षक भर्ती घोटाला और पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला मुद्दा बना। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन का भी असर दिखा है। सवाल है कि आखिर बीजेपी को बड़े नुकसान की वजह क्या है और कैसे इतनी सीटें हाथ से निकल गईं। सवाल जवाब की भाषा में कुछ फैक्टर्स की बात करें तो दलितों का बीजेपी से मोह भंग हुआ है, ऐसा दिख रहा है। ऐसे नतीजे में देखने को मिला है क्योंकि दलितों में संविधान बदलने का डर था, आरक्षण छीनने का डर था। इंडिया गठबंधन ने दलितों और पिछड़ों को जोड़ा। खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने इसका खास ख्याल रखा। 1 लाख रुपए सीधे खाते में देने का वादा काम कर गया खटाखट फटाफट। ग्रामीण इलाकों में महंगाई, बेरोजगारी, मुफ्त अनाज पर भारी पड़ी। 400 पार का नारा बूमरैंग कर गया, यानी पलट कर नुकसान पहुंचा गया। यह प्रचार नीचे तक गया कि 400 पार हुआ तो संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म होगा। इस वजह से यूपी में दलित यादव ने एक साथ वोट किया अप्रत्याशित तौर पर। यूपी में बुलडोजर संस्कृति ने सिर्फ सांप्रदायिकता ही नहीं फैलाई बल्कि जातियों को भी डरा दिया, उन्हें बीजेपी से दूर कर दिया। इससे पिछड़ी जातियां डर गई। दूसरी ओर राजपूतों में अफवाह पहले चरण में ही फैल गई थी कि राजपूत नाराज है। गुजरात से शुरू हुई यह बात, गुजरात में रुक गई लेकिन राजस्थान होते हुए यूपी आ गई और पहले चरण में मुजफ्फरनगर में जाट उम्मीदवार संजीव बालियान पर हमला भी हो गया। पहले दूसरे चरण तक राजपूतों ने वोट नहीं किया। तीसरे चरण में ऐसी धारणा बनी कि राजपूतों ने खिलाफ में वोट किया और यह धारणा तोड़ने की कोशिश भी नहीं की गई। इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में ओबीसी वोटर्स एकजुट नहीं हुए क्योंकि बीजेपी की ओर से जातीय समीकरण को देखकर टिकट नहीं बांटे गए। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में कुर्मी वोटर समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गए और यहां अच्छा खासा नुकसान हुआ। यह भी देखा गया कि यूपी में बीजेपी से ज्यादा उम्मीदवारों के प्रति सत्ता विरोधी रही। इसका नतीजा क्या हुआ? तीसरी बार लड़ाई गए, 30 में से 26 प्रत्याशी हार गए। 48 पुराने उम्मीदवार रिपीट किए गए जिसमें से 28 हार गए। पन्ना प्रमुख को मतदाताओं के घर घर पहुंचने की व्यवस्था जो थी वो सिर्फ कागजी रह गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में स्थानीय नेताओं को मौका दिया। मुस्लिम यादव वोट का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। इस ध्रुवीकरण में दलित भी शामिल हो गए। दलितों की परंपरागत पार्टी बीएसपी से उसका भरोसा टूटा। इसकी वजह यह थी कि बीएसपी ने ज्यादातर जगहों पर बीजेपी के लिए फायदेमंद उम्मीदवार दिए और बाद में एन चुनाव के वक्त आकाश आनंद को हटा दिया। आकाश आनंद सरकार के खिलाफ आक्रामक थे। इस तरह बीएसपी लड़ाई से बाहर हुई और उसका वोट गठबंधन को चला गया। 2024 के चुनावी नतीजों में यूपी में सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। इसका पूरा क्रेडिट अखिलेश यादव को जाता है। 5 साल में पार्टी की लोकसभा सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। करीब 32 साल पुरानी समाजवादी पार्टी का यह लोकसभा चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी ने 37 सीटें जीती। साल 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिली थी। हालांकि उस वक्त मुलायम सिंह यादव नेताजी यानी पार्टी के कर्ता धर्ता थे। इसके बाद कई चुनावों में सीटों की संख्या बहुत कम रही, जिससे अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच रहे। अब सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया कि यूपी में इतनी बड़ी सफलता मिली, पहले नंबर पर आता। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, करीब 7 महीने पहले उन्होंने इसकी घोषणा की थी। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर चुनाव में उतरने की योजना बनी। अखिलेश को लगा कि अल्पसंख्यक के नाम पर बीजेपी मुसलमानों की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकती है। फिर उन्होंने पीडीए के ए को कभी अगड़ा बताया तो कभी आधी आबादी मतलब महिलाएं बताया।
इसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने टिकट बांटे। इस बार MY वाले सालों पुराने सामाजिक समीकरण को पीछे छोड़कर यह सोचकर कि मुस्लिम और यादव तो हर हाल में समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, उन्होंने चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। अखिलेश यादव का पूरा फोकस अब गैर यादव पिछड़ों पर और दलितों पर था। यह कोशिश उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भी की थी, लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग करते समय अखिलेश ने क्लस्टर फॉर्मूला लगा दिया। अखिलेश यादव ने यूपी में हर इलाके के लिए एक अलग सामाजिक समीकरण बनाया। लोकसभा की एक सीट पर पटेल उम्मीदवार दिया तो बगल वाली सीट पर आबादी के हिसाब से कहीं निषाद तो कहीं बिंद तो कहीं कुशवाहा प्रत्याशी दिए। सोशल इंजीनियरिंग का डोज सुपरहिट रहा। इस बार बीजेपी ने सामाजिक समीकरण का विस्तार करने के लिए यूपी में 4 पार्टियों के साथ गठबंधन किया। जाट वोट के लिए RLD, निषाद वोट के लिए निषाद पार्टी, राजभर वोट के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और पटेल कुर्मी वोट के लिए अपना दल। लेकिन अखिलेश यादव का गैर यादव वाला दांव भारी पड़ा। कैसे, आपको टिकट वितरण वाले आंकड़े से हम बताते हैं। साल 2019 में समाजवादी पार्टी ने कुल 37 में से 10 यादव उम्मीदवार उतारे थे, जबकि इस साल कुल 62 में से सिर्फ 5 यादव, 30 PDA, 4 मुसलमान और 10 ऊंची जाति के उम्मीदवार उतारे।